हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक पार्ट 8 के बारे में। जैसा कि हमने आपको केमिकल काइनेटिक पार्ट 7 में मोलरिटी ऑफ रिएक्शन यानी अपक्रिया की आणविकता के बारे में पढ़ा दिया था कि अपक्रिया की आणविकता क्या होती है। तो आज इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अपक्रिया की कोटि क्या होती है। ठीक है, अपक्रिया की आणविकता और अपक्रिया की कोटि दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो डिफिनीशन उसकी भी ध्यान में रखिएगा, इसका भी ध्यान में रख लीजिएगा और को रिलेट करके बाद में हम आपको बता देंगे कि दोनों में थोड़ा सा क्या अंतर है। ठीक है, तो पहले डिफिनीशन देख लीजिए कि किसी भी अपक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अपक्रिया का वेग नियम लिखने में प्रयुक्त होती है या अपक्रिया के वेग को प्रभावित करती है उस अपक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी अभिकारक अणुओं की वह संख्या होती है जो अपक्रिया का वेग नियम लिखने में प्रयुक्त होती है या अपक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपक्रिया का कोटि कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल के बारे में, या इसको कैसे और डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको पहले मिटा। यदि अपक्रिया ए ए प्लस बी वी गिव्स आउट सी सी और प्लस डी डी के लिए अपक्रिया का वेग अभिकारक ए व बी की सांद्रता के घातांक को क्रमशः m1 व m2 पर निर्भर करता है तो यदि को मिटा देते हैं और इसको यहां लिख देते हैं तो वेग बराबर हो जाएगा, वेग बराबर आपका हो जाएगा के ए के पावर m1 इंटू बी के पावर m2 हो जाएगा। यानी कोटि बराबर आपका क्या हो जाएगा? कोटि बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब देखिएगा, अथवा आप डिफिनीशन में क्या कह सकते हैं? बहुत अच्छा है, एकदम सिंपल डिफिनीशन। यानी किसी भी अपक्रिया का कोटि अपक्रिया के वेग नियम लिखने में अभिकारक की सांद्रताओं के घातांकों का योग होता है। ठीक है, ये आपका हो गया अपक्रिया की कोटि। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, तो हेडिंग आप डालिएगा अपक्रिया की कोटि के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला पॉइंट इसका है कि एक से अधिक प्राथमिक पदों में एक से अधिक लिख लीजिएगा। ठीक है, एक से अधिक प्राथमिक पदों में होने वाली अपक्रियाओं में सदैव मंदतम पद ही अपक्रिया का वेग निर्धारण करता है। यानी जैसे कोई अपक्रिया कई प्राथमिक पदों में पूर्ण हो रही है तो सबसे स्लो का मतलब सबसे धीरे धीरे कौन सा अपक्रिया हो रही है, सबसे ज्यादा टाइम कौन सा ले रहा है, कौन सा पद ले रहा है, उसी पे अपक्रिया का वेग निर्धारण यानी अपक्रिया की कोटि और अपक्रिया का वेग निर्धारण उसी से होता है। ठीक है, तो अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट आपका है, ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका ये है कि अपक्रिया
कि कोटि जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, यानी किसी भी अपक्रिया को आप देखकर ये नहीं कह सकते कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी अपक्रिया की कोटि का निर्धारण आप नहीं कर सकते। ये एक प्रकार का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप जानेंगे, तीसरा पॉइंट आपका है कि अपक्रिया का कोटि शून्य भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यानी जो अपक्रिया की कोटि होती है वो कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यही होगा, ठीक है। अब देखिएगा इसमें एक पॉइंट आपको ये तीसरे ही पॉइंट में है, नोट ये करना है कि जैसे अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब उसकी कोटि एक है तो उसको प्रथम कोटि की अपक्रिया बोलते हैं, दो है तो उसको द्वितीय कोटि की अपक्रिया बोलते हैं, तीन है तो उसको तृतीय कोटि की अपक्रिया बोलते हैं, चार है तो यानी n है तो nवें कोटि की अपक्रिया बोलते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट आपको पढ़ना है, चौथा पॉइंट मिटा देते हैं पहले इसको, कि कोटि होती है वो भौगोलिक दशाओं पर भी डिपेंडेंट होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको हम बता दें कि जैसे H2 और प्लस Br2 जनरली अगर आप कराते हैं तो 2HBr होता है, ठीक है। दो कंडीशन इसका होता है, पहला और दूसरा कंडीशन। पहले कंडीशन में इसकी कोटि जो होती है वो 2 होती है, और द्वितीय कंडीशन में इसकी जो कोटि होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। कैसे, ये आपको बताना है, ठीक है। यानी भौगोलिक दशाओं, अगर यही H2 प्लस Br2, सॉरी यहाँ प्लस लगाना भूल गए थे, तो H2 प्लस Br2 है तो 2HBr बनेगा, लेकिन इसकी कोटि 2 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। लेकिन कब, अगर ये नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है तो इसकी कोटि 2 होती है, लेकिन अगर जल से भरी हुई नली से इसको पास करवा दें तो इसकी कोटि कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको दोनों पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए था कि इसकी कोटि 2 हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन कब, जब इसको जल से भरी हुई नली से आप पास करवा देते हैं तो ये क्या होता है, इसकी कोटि 0 हो जाती है, नहीं तो इसकी कोटि कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। मिटा देते हैं इसको। पांचवें पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो अपक्रिया की कोटि होती है वो जैसे आणविकता 3 या 3 से अधिक बहुत कम देखा जाता है, ऐसी अपक्रियाएं जिनकी आणविकता 3 या 3 से अधिक हो, वैसे 3 या 3 से अधिक कोटि की अपक्रियाएं भी बहुत कम देखी जाती हैं। और लास्ट पॉइंट एग्जांपल्स की बात आती है, ठीक है। छठा पॉइंट, तो अब छठे पॉइंट में हम लोग एग्जांपल की बात करने वाले हैं, ठीक है, कि किस अपक्रिया में कौन सी कोटि होती है किस अपक्रिया की। तो पहला एग्जांपल आपका है NH4NO2 गिव्स आउट N2 और प्लस H2O, ठीक है। जहां आपको करना होगा 2H2O, ठीक है। तो अब इसकी जो कोटि होती है वो 1 होती है, क्योंकि इसका जो वेग होता है, वेग बराबर इसका होता है K और इंटू NH4NO2, ठीक है। यानी कोटि आपकी कितनी हो गई, 1, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 1 है, ठीक है। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये आपका ए मान लेते हैं। बी एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। तो बी एग्जाम्पल आपके पास CH3COOH और प्लस NaOH, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाता है CH3COONa और प्लस H2O, ठीक है, ठीक है। तो अब वेग बराबर हो जाएगा आपका CH3, यहाँ K2 रहेगा ही रहेगा, CH3COOH इंटू NaOH, ठीक है। एक इसका घात 1 और इसका घात 1, यानी कोटि बराबर हो जाएगा 1 + 1 = 2। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, ABCC, ठीक है। तो आपका होगा CH3COOR प्लस H2O गिव्स आउट
CH3COOH और प्लस ROH। इसका जो कोटि होगा, इसकी जो कोटि होगी वो भी 1 होगी, क्योंकि वेग बराबर इसका हो जाएगा K इंटू CH3COOR, यानी पावर 1 है तो इसकी भी कोटि 1 हो जाएगी। ऐसे और भी एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये टॉपिक एंड हो गया है, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब अगले टॉपिक में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।